डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में हम लोग भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची और उनके विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी सब से स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इनके संदर्भ में कुछ विशिष्ट चीज़ों को जानेंगे। कहते हैं जब प्रारंभ स्थिति में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किया गया था तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे। पर गांधी जी का जो सोच थी कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए जाएं, सरदार पटेल ना बने। तो गांधी जी ने डायरेक्टली जो है, हालांकि कांग्रेस की जो कमेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाने से इनकार कर दी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से विशेष आग्रह किया कि आप अपनी दावेदारी पीछे कर लें। तो जब सरदार पटेल इस चीज़ को मान गए, गांधी जी की बातों को मान गए, तो लास्ट में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वहां पे महात्मा गांधी के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। अब इनके शासनकाल में कुछ घटनाओं को देखेंगे। जैसे 1954 में भारत चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था। कभी कभी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पंचशील समझौता कब हुआ था, किसके शासनकाल में? तो 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। दूसरा जो है, एक 1955 में इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी विश्व में किसी गुट में शामिल न होना, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से रखना, यानी किसी की दबाव में न आकर के अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित करना। तो इन्होंने एशिया के देशों को, सभी देशों को आह्वान किया कि अपनी विदेश नीति ऐसी रखें, किसी दबाव में न रखें, स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित करें। तो इस तरह से इन्होंने भारत में अपने इस दिशा को आगे बढ़ाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना इन्होंने किया था, यानी किसी गुट में शामिल ना होना। वैश्विक लेवल पे दो महाशक्तियाँ थी, रूस था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, दोनों महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। तो इन्होंने अपने विदेश नीति का एक केंद्र बिंदु बनाया, एक आधार बनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अन्य देशों को भी आह्वान किया कि किसी गुट में शामिल ना हों, बल्कि अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करें। तो एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किसने क्रियान्वित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इसकी रचना की थी और उसी समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्रियान्वित किया था। इनके शासनकाल में जो है कुछ अन्य घटनाएं भी घटी, साथ साथ वैश्विक लेवल पे उसमें भारत आज़ाद हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में भारत को मजबूती देने के लिए इन्होंने कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य किए। इनकी रचना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो इस रचना को भी जानते रहें। कभी कभी पूछता है भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के माध्यम से उन्होंने भारत की बहुत सारी चीज़ों को, उस समय की घटनाओं को उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस तरह से भारत एक खोज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनके शासनकाल में 1962 में चीन का आक्रमण भारत पे होता है। तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही दुखद घटना थी। चीन हमेशा भारत के साथ गलत तरीके से हमेशा कुछ न कुछ हमेशा समस्या पैदा किया रहता है और इस टाइम में भी, यानी 1962 में चीन जो है भारत पे आक्रमण कर देता है। तो 1962 ये डेट याद रखेंगे। 1962 में चीन के द्वारा भारत पे आक्रमण हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से शुरू होता है और कई पंचवर्षीय योजना इन्होंने संचालित की। पहली बार कुछ पश्चात इन्होंने 3 अन्य पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसी क्रम में गुलजारी लाल नंदा जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, तो इस तरह से भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। इनके संदर्भ में कुछ विशिष्ट चीज़ों को देखेंगे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर शाम 7:30 पे
हवाई हमला किया था। तो इस तरह से पाकिस्तान के हमले के टाइम में इन्होंने भारत में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, दोनों ही राष्ट्र की धुरी होती हैं। यानी जवान भी धुरी होता है और किसान भी। किसान कृषि के माध्यम से देश को भोजन प्रदान करता है और जवान देश की सुरक्षा करता है। तो इन्होंने इस तरह से नारा दिया था। भारतीय सेना लाहौर के हवाई पट्टे पर हमला करने की सीमा के अंदर जब पहुंच गई थी, तो इस अप्रत्याशित घटना से घबरा करके अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की थी। तो रूस और अमेरिका की मिली भगत की साजिश के तहत या ऐसा बोल सकते हैं, शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया और ताशकंद में इनको बुलाया गया समझौते के लिए। तो इस तरह से पाकिस्तान और भारत के मध्य ताशकंद, जो उस समय सोवियत संघ में पड़ता था, वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, ताशकंद कहाँ पे है? तो ताशकंद जिसमें समझौता हुआ था उसमें सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। वर्तमान समय में ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से ताशकंद में अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद का समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। तो इसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और इनके शासनकाल में जो इस तरह से पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कहते हैं कि समझौते के पश्चात 11 जनवरी 1966 को इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को लेकर के मीडिया में अलग अलग सूचनाएं मिली, अलग अलग जानकारियां मिली। कुछ लोग बताते हैं इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण यानी हार्ट अटैक हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ मीडिया में सूचनाएं निकल के आई कि इनको जहर के द्वारा मारा गया था। तो बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग तरीके से निकल कर के आई। भारत में लाने के पश्चात बहुत सारे विरोधी दल भी या अन्य लोग भी बहुत सारे सवाल उठाए कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। पोस्टमार्टम किया गया होता तो शायद जानकारी हासिल की गई होती कि क्या घटना घटी थी, क्यों इनकी मृत्यु हुई थी, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पोस्टमार्टम पे भी लोग सवाल उठाए कि पोस्टमार्टम हुआ होता तो कुछ जानकारी निकल के आती। तो इस तरह से मीडिया के माध्यम से इनके मृत्यु के लेकर के बहुत सारे विवाद रहे हैं। इन्होंने देश को मजबूती प्रदान किया अपने शासनकाल में। किसानों के लिए, जवानों के लिए इन्होंने इस तरह से नारा दिया और ये इनकी विशिष्ट सोच और विशिष्ट ख्याति के कारण हुआ। लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन उच्च विचार के कारण पहचाने और जाने जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और अपनी इन्हीं ख्यातियों के कारण आज अपना स्थान इतिहास में दर्ज कराए हैं। भारत की 24वीं प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी थी। अब इंदिरा गांधी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से प्रारंभ होता है और ये ऐसी महिला थी, सशक्त थी, बहुत ही जानी जाती थी, जो 4 मार्च 1967 तक कार्यकाल इनका था। फिर इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक, फिर 15 मार्च 1971 से शुरू होकर के 24 मार्च 1977 तक था, फिर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था। ये भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कुछ विशिष्ट चीज़ों को जानेंगे, जैसे हरित क्रांति 1966-67 में हरित क्रांति जो हुई थी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। हरित क्रांति यानी कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी और जिससे उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई। नवीन तकनीकी का प्रयोग किया गया, इसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया। इन सभी के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी को हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो हरित क्रांति इनके शासनकाल की एक विशिष्ट उपलब्धि थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी हैं इनके शासनकाल से जुड़ी हुई, जैसे 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। केवल उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। इसके साथ साथ 15 अप्रैल 1980 को फिर से 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। तो इस तरह से इन्होंने राष्ट्रीयकृत यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये महत्वपूर्ण घटना है 1969 में। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में सरस क्वेश्चन आता है कि 19 जुलाई 1969 को इन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इनके शासनकाल में यानी 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अगला ही महत्वपूर्ण बिंदु है 1974 में परमाणु परीक्षण, यानी इनके शासनकाल में 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था और परमाणु परीक्षण को इस्माइल बुद्ध के नाम उसको पासवर्ड रखा गया था, इस्माइल बुद्ध। इसके 5वें प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई हैं। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक है। ये जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत के 6वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक है।
ये जनता पार्टी सेकुलर से जुड़े हुए थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हैं। इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? राजीव गांधी थे। तो इस तरह से इनका भी इस तरह से नाम जुड़ा हुआ है कि भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इनके संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे 21वीं सदी को भारत का निर्माता इन्हें कहा जाता है। देश को सबसे युवा प्रधानमंत्री मिला और ये सपना देखे कि देश को 21वीं सदी को एक नई आधारशिला रखेंगे। इन्होंने दूरसंचार क्रांति में क्रांति लाई, यानी दूरसंचार क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाई। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा हम करते हैं, उसकी संकल्पना राजीव गांधी ने अपने ज़माने में कर चुके थे। तो डिजिटल इंडिया की आधारशिला किसने रखी थी? राजीव गांधी रखे थे। इन्होंने डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। तो विशिष्ट उपलब्धि है राजीव गांधी का जो पहला बहुत सारे कार्य ऐसे थे। तो इसमें राजीव गांधी के पहल पे ही अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C.) की स्थापना हुई और इसके पहल पे ही शहर से लेकर गांव तक दूरसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति आई और चारों तरफ हर क्षेत्र में संचार का जाल बिछ गया। तो जगह जगह पे जो PCO खुले, इन्हीं के योगदान के कारण ऐसा हो पाया और इन्होंने गांव में जनता को संचार के माध्यमों से देश और दुनिया से जोड़ा। इसके साथ साथ ये युवा प्रधानमंत्री थे। इनकी सोच युवा जैसी थी। इन्होंने 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा इन्होंने वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1989 में इन्हें 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो वोट देने की उम्र सीमा थी 21 वर्ष, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति लाई। 1978 में IBM पहली कंपनी थी जो कंप्यूटर उस टाइम बनाती थी। इसके साथ साथ इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की। जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से ऐसे गरीब बच्चे जो प्रतिभाशाली थे, वे इन विद्यालयों में रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। यहाँ पे आवास की, भोजन की सारी मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो ये राजीव गांधी की विशिष्ट उपलब्धि थी। इसके साथ साथ इन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की एक प्रकार से शुरुआत की, तो घोषणा की। तो इस तरह से इनकी एक अपनी विशिष्ट उपलब्धि है। इन्हीं विशिष्ट उपलब्धियों के कारण राजीव गांधी जाने जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक दुखद घटना घटी। कहते हैं कि इन्होंने जाफना में, यानी श्रीलंका में जाफना स्थान है, वहाँ पे इन्होंने भारत से शांति सेना भेजी थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल था, आतंकवादी घटनाएं घट रही थी। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। जो वहाँ का आतंकवादी ग्रुप था लिट्टे, वे इनके इस घटना से बहुत ज़्यादा खिन्न था और इसी का बदला लेने के लिए, इनको मारने के लिए भारत में आतंकवादी घटनाएं घटित की। कहते हैं कि तमिलनाडु में एक रैली कर रहे थे श्रीरंगपुर में, और वहाँ पे माला पहना करके उसमें बम प्लांट था और उसी के माध्यम से इनको उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से तमिलनाडु में एक रैली में संबोधित करते हुए इनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत दुखद घटना थी। भारत के कैसे युवा प्रधानमंत्री जो देश को नई दिशा दे सकते थे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने भारत में स्टार्ट किया था, लेकिन इनकी दुखद मृत्यु हो जाने के कारण उन चीज़ों को कांग्रेस ने थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया। बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं उतना कर पाई, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके शासन अगले पंचवर्षीय योजनाओं में उनके उस सपने को साकार करने का प्रयास किया गया। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कांग्रेस ने किया था, तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इन्होंने सपना देखा था, उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक है। ये जनता दल से जुड़े हुए थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर हैं। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। ये समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से जुड़े हुए थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक है। ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996, फिर 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999, फिर 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक है। ये भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे। इनके संदर्भ में कुछ चीज़ों को अध्ययन करेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनके शासनकाल में 11 मई और 13 मई 1998 के मध्य पोखरण राजस्थान में 5 परमाणु परीक्षण किया गया
तो इस तरह से इनके शासनकाल में जो 5 परमाणु परीक्षण किया गया, दुनिया में भारत विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर करके आया। कहते हैं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में भारत शामिल हो गया। शामिल तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूती मिली और इस तरह से परमाणु परीक्षण के संदर्भ में भारत बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था। तो 5 परमाणु परीक्षण इनके शासनकाल में किया गया। हालांकि इसका खामियाजा भी भारत को भुगतना पड़ा। बहुत सारे संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान या फिर अन्य देशों के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन भारत सशक्त देश के राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर करके आया। इसके साथ साथ इनके शासनकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध जानेंगे क्या होता है, यानी सिंपल तरीके से कि जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? कारगिल युद्ध से। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के मध्य कश्मीर के कारगिल ज़िले में एक सशस्त्र संघर्ष का हुआ था और उसी सशस्त्र संघर्ष को नाम दिया गया कारगिल युद्ध। तो इस तरह से कारगिल युद्ध के माध्यम से दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ, काफ़ी नुकसान भी हुआ इसके माध्यम से। तो इनके शासनकाल में कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस तरह से एक घटना घटी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के रूप में हुआ था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। ये जनता दल से जुड़े हुए थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक था। इनका ये भी जो है जनता दल से जुड़े हुए थे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 और फिर 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत के 15वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 26 मई 2019 और फिर दोबारा 26 मई 2019 से वर्तमान समय तक इसमें प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे धारा 370 इनके शासनकाल में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा लिया गया। धारा 370 जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ था। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि धारा 370 समाप्त कहाँ से किया गया? जम्मू कश्मीर से, और उसको समाप्त करने के पश्चात 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक स्थिति उत्पन्न किया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।